हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मुगल काल विविध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्स ए निजामी निश्चित किया तथा उनके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ से प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे तथा प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें थी। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस यानी परंपराओं, तफसीर यानी टीकाओं और लखनऊ के फिरंगी महल में फीक यानी न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्म शास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम और साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों में हेमू को बकाल कहा गया है। मध्यकाल में भारत में सभी व्यापारियों को बकाल कहा जाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था, जबकि कुछ स्रोतों के अनुसार अगर बात करें तो हेमू जाति का धूसर या भार्गव था, जो अपने को गौण ब्राह्मण कहते थे। उसने अपना जीवन रेवाड़ी में सोरे के व्यापारी के रूप में आरंभ किया। उसके बाद इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ गया। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की। बंदायूनी और निजामुद्दीन अहमद के अनुसार हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकासा कहते थे। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री माका के लिए प्रस्थान करते थे। इसीलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। नौरोज का त्यौहार ईरान यानी फारस से लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय त्यौहार था। यह 19 दिनों तक मनाए जाने वाला त्यौहार था। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम यानी नेविगेटर एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता। इस यंत्र की सहायता से वह तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाता था और इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की और यह पेशे से जौहरी था। 1638 से 1663 ईस्वी के बीच इसने 6 बार भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवलर्स इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। ट्रेवलर्स इन इंडिया याद रखिएगा। मनुची इतावली यात्री था। 14 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शहजादा दारासिको की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। स्टोरियो दो मोगोर या मुगल इंडिया नामक संस्मरण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। इसका जो समय है 1653 से 1708 ईस्वी है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था, बिल्कुल सही है। शाहजहां के समय ट्रेवर्नियर और औरंगजेब के समय मनुची, लेकिन अकबर के समय में सर थॉमस रो नहीं आए थे, याद रखिएगा। सर थॉमस रो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आया था। वह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया था। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो याद रखिएगा, जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर, यानी बी ऑप्शन। देखिए, जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक था। कर्म से यह जौहरी था, किंतु साथ ही एक अनुभवी और साहसिक यात्री भी था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासन काल में भारत आया था। पूर्व दिशा की ओर से उसने 7 यात्राएं की, जिनमें से 6 बार की यात्राएं हिंदुस्तान के लिए थी।
टेवर्नियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी थी। साथ ही इसने हीरे की खदानों, जवाहरात तथा मोतियों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशुद्ध विवरण प्रदान किए हैं। थर्ड नंबर है, यह कथन किनका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा विलियम फिंच। याद रखिएगा, विलियम फिंच। किनका कथन था? विलियम फिंच का। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। प्रश्न संख्या 4 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। सही ऑप्शन क्या है? तो देखिए, इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखिए, हॉकिंस का जो समय है, इनका जो संबंध है वो है आपका 1608 से 1611, टॉमस रो का 1615 से 1619, मनुची का 1653 से 1708 और रॉल्फ फिंच का जो संबंध है वो है आपका 1585 से 1586, यानी बी ऑप्शन। देखिए, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हॉकिंस का समय है 1608 से 1611, टॉमस रो का 1615 से 1619, मनुची का 1653 से 1708 और रॉल्फ फिंच का 1585 से 1586। फ्लो में कभी कभी ऐसा हो जाता है। 5 नंबर है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। ठीक है, इनके कालानुक्रम अनुसार जो है आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, यानी सबसे पहले जहांगीर, इसके बाद मोहम्मद शाह, इसके बाद अहमद शाह अब्दाली और लास्ट में बहादुर शाह सेकेंड, यानी सी ऑप्शन। देखिए, जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक, जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 में अफगान दल का नेता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर का द्वितीय या जफर का जो शासनकाल है वो 1837 से 57 है। याद रखिएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढे। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए, 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम अनुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, चंगेज खान, तैमूर, इसके बाद नादिर शाह, इसके बाद अहमद शाह अब्दाली, सी ऑप्शन। याद रखिएगा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उपरोक्त बाह्य आक्रमणों का जो क्रम है वो इस प्रकार है: चंगेज खान, तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय और नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण 1748 से 1769 ईस्वी के मध्य हुए। याद रखिएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। क्या यह सही है या गलत? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। क्या यह सही है या गलत? यह गलत है। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। क्या यह गलत है या सही? तो यह भी गलत है। और जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। बिल्कुल सही है, पहला और चौथा, यानी सी ऑप्शन। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध का संबंध शाह शुजा, दारा और औरंगजेब से है।
यद्यपि उस समय शाहजहां मुगल शासक था, तथापि शाहजहां के उत्तराधिकारी शासक बनने के लिए यह युद्ध उसके उपयुक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई या औरंगजेब इसमें विजय हुआ था। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा, वरन यह युद्ध उसके पुत्रों यानी शाह शुजा, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। जो जहांगीर है सौंदर्य और प्राकृतिक प्रेमी था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है और प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित घटनाओं और इनको जो है सुमेलित करना है, घटनाओं को और जो इनके स्पी हैं इनके साथ सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा, अगर ऑप्शन देखा जाए तो सही जवाब है सी ऑप्शन। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1739 ईस्वी में करनाल के रण क्षेत्र में मुगल सेना और ईरानी सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सैनिक पराजित हुए। नादिर शाह जो है इसने दिल्ली में कत्लेआम करवाया और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल वंश का नींव डाली। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई, जिसमें हेमू पराजित हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। प्रश्न संख्या 9 है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमू के नाम से, याद रखिएगा, डी ऑप्शन। हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू रेवाड़ी के बाजार में सोरा का व्यापारी था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से जो है मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो पृथ्वीराज के लिए, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। देखिए B.N. लूनिया पुस्तक कौन है? पूर्व मध्यकालीन भारत राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार अगर बात करें तो चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान एवं यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर्य यानी द लास्ट सन ऑफ इंडियन गैलोरी कहा गया है। 11 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपको कमेंट में बताना है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है कब हुआ था और किन के बीच हुआ था, ये कमेंट में आप बताइए। यहां पे मिलान करना है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, अकबर की मृत्यु और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था कब हुआ था आपको मालूम है? 1761 में। भूल गए? याद है, क्योंकि इससे कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो याद रखिएगा, जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था कब? 1761 में। ठीक है, 1761। तराइन का जो युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध तराइन का, वो कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी, याद रखिएगा। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। चलिए दोबारा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, अकबर की मृत्यु 1605 में, औरंगजेब की मृत्यु 1607 ईस्वी में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। देखिए आप लोगों ने पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किनके बीच हुआ था अभी तक कमेंट नहीं किया है, प्लीज कमेंट कीजिए। 12 नंबर में फिर से आपको मिलान करना है
और बताना है कि सूची 1 सूची 2 के साथ किसका मिलान किसके साथ होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब होगा, चलिए पहले मिलान कर लेते हैं फिर ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है, हल्दी घाटी का युद्ध, बताइए इसका संबंध किससे है? हल्दी घाटी का युद्ध का संबंध अकबर से है। बिलग्राम का युद्ध, बताइए हुमायूं। खुसरो का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह का संबंध किससे है? तो बताइए, याद कीजिए खुसरो का विद्रोह का जो संबंध है वह है आपका जहांगीर से। और खानवा का युद्ध का संबंध किससे है? बाबर। यानी इसका सही जवाब होगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 यानी ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोबारा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको फिर से रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर यानी राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध का जो संबंध है हुमायूं से है और यह युद्ध शेरशाह के विरुद्ध जो है लड़ा गया था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर और खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध जो है लड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको यहां भी मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब है, चलिए पहले मिलान कर लेते हैं फिर ऑप्शन को देखेंगे। 1556 का संबंध किससे है, किस घटना से है, अब बताइए। 1556 इसका सही जवाब दीजिए। 1556 का घटना जो है किससे है? देखिए इसका सही जवाब है अकबर का राज्यारोहण से, यानी एक आपका जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। इसके बाद बी का यानी 1600 का जो समय है वो 1600 ईस्वी का जो संबंध है किस घटना से है? तो सही जवाब ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना, याद रखिएगा। और इसके बाद 1680 का संबंध जो है किससे है? तो शिवाजी का देहांत। और 1739 का जो संबंध है वह नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, यानी इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह यानी जिसे रंगीला भी कहा जाता था, इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो याद रखिएगा भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह यानी रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ। शिवाजी का देहांत 1680 ईस्वी में और ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और अकबर का राजारोहण 1556 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध आपको मालूम है 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध आपको मालूम है 1576 में। और इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। और असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखिए यहां पे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगानों एवं मराठों के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली और मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। मराठों के इस युद्ध में हार हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ पर जो है मुगलों का अधिकार हो गया। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है? वो है आपका सी ऑप्शन, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य लड़ा गया। चौसा का युद्ध जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। और कनौज या बिलग्राम का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में मराठा सिंहासन के लिए साहू और ताराबाई के मध्य हुआ। खजवा का युद्ध जनवरी 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ।
इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। अन्य विकल्प सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्नानुसार मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध का तात्पर्य मुगलों और मराठों के युद्ध मध्य युद्ध से न होकर समय से है। तो याद रखिएगा, जो मुगल और मराठा कालीन युद्ध का जो तात्पर्य है मुगलों और मराठों के मध्य युद्ध से न होकर समय से है। 16 नंबर है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब बताइए। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, अगर इनके समय अगर आपको मालूम होंगे, घाघरा का युद्ध कब हुआ था अगर मालूम है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। खानवा का युद्ध, इन सभी का जो है समय याद रखना है। देखिए, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध 1529 और चौसा का युद्ध 1539 और सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी खानवा, इसके बाद घाघरा, चौसा और लास्ट में आएगा सामूगढ़ का युद्ध। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बाबर के लिए यह युद्ध जो था बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। और सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकों के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिको पराजित हुआ था। 17 नंबर है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, उन्हें जो है उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा अब बताइए। इसका सही जवाब होगा, देखिए, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का और लास्ट में आएगा तालीकोटा का युद्ध, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। इसके एसपी को याद रखिएगा। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, कनौज का युद्ध 1540 में और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। 18 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, जहांगीर का संबंध बल्ख का युद्ध से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बल्ख का युद्ध 1646 से 1647 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था और तीनों युग में जो है सुमेलित है, इसके अलावा, डी के अलावा। 19 नंबर है, अता अली खां किसका नाम था? अता अली खां किसका नाम था? तो देखिए, तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात उसका नाम अता अली खां रखा गया था, यानी तानसेन का ही नाम अता अली खां है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20, इसमें आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। एकता का संबंध किससे है? दिल्ली के सुल्तान से है, ठीक है। और जागीर का संबंध मुगलों से है और अमरम का संबंध जो है किससे है? विजयनगर। और मुकासा का संबंध मराठों से है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश के राजारोहण के साथ ही शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में भारत में एकता प्रथा स्थापित हुई। जागीरदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकासा कहते थे। 21 नंबर है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो आपको मालूम है मक्का द्वार किसे कहा जाता था? सूरत के बंदरगाह को
याद रखिएगा, मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री जो है मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। इसीलिए सूरत बंदरगाह को यानी क्या कहते थे, सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। 22 नंबर है, मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया। किससे लिया? मुगलों ने नौरोज का त्योहार पारसियों से लिया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नौरोज का त्योहार ईरान यानी पारस से लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय त्योहार था। यह 19 दिनों तक मनाए जाने वाला त्योहार था। मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था की जाती थी। अब्दुल कादिर बंदायूनी ने इसे नौरोज ए जलाली की संज्ञा दी है। नौरोज ए जलाली, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में, याद रखिएगा। और मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस परंपराओं और तफसीर टिकाओं और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक यानी न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम और साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। 24 नंबर है, निम्नलिखित को जो है कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढे। निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढे। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब है, बताइए। देखिए इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, ठीक है। यानी पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और लास्ट में अहिल्याबाई। जो कालानुक्रम अनुसार अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउ खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। जौहर क्या है आपको मालूम है। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज की योग्य शासिका थी। अकबर के शासन काल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी थी। राजाराम के मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज की बागडोर संभाली और अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। सही जवाब होगा डी ऑप्शन। दिल्ली का संबंध अब्दुल रहीम खाने खान का मकबरा से है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद यानी औरंगाबाद में स्थित है। अब्दुल रहीम खाने खान का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। 26 नंबर है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। दूसरा कथन है, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। इन दोनों में से कौन कौन सा कथन सत्य है। देखिए इन दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। फतेहपुर सिकरी स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माने जाने वाले बुलंद दरवाजा के निर्माण लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग से किया गया है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय के स्मृति 1572-73 ईस्वी में कराया था, परंतु सलीम चिश्ती के खानकाह में सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है, अपितु सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण आसफउद्दौला ने करवाया था। याद रखिएगा किसने करवाया था, आसफउद्दौला। और इमाम बड़े का जो केंद्रीय कक्ष है लगभग 50 मीटर लंबा है, 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत जो है 15 मीटर से भी अधिक जो है ऊंची है। और यह कक्ष जो है लकड़ी, लोहे और पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ी विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी रचना है। इस छत को किसी बीम या गार्डर के
उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है। इसके निर्माण में पत्थर और संगमरमर के स्थान पर ईंटों और चूने का प्रयोग किया गया है। रूमी दरवाजा जो इमाम बाड़ा का मुख्य द्वार है या प्रवेश द्वार है, इसके निर्माण में चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है और इस प्रकार न तो पहला और न ही दूसरा कथन सत्य है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत और स्थान के साथ जो है सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब होगा जहांगीरी महल का संबंध बुरहानपुर से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए जहांगीरी महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने शाही परिवार की महिलाओं और अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली जो है अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी हुई है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसी महल से ली गई है। से सभी विकल्पों के युग में सही सुमेलित हैं। 28 नंबर है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? देखिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यानी अटाला मस्जिद जौनपुर, इसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली और इसके बाद राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा 1408 ईस्वी के आसपास कराया गया था। शेरशाह सूरी ने स्वयं अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ था। औरंगजेब ने अपनी बेगम राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में इसका निर्माण 1560 के दशक में हुआ। 1651 से 1661 ईस्वी के मध्य मकबरे का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और इस प्रकार इन स्मारकों का जो सही कालानुक्रम है वो कौन है? तो बी में प्राप्त हो रहा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 29 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए सूची 1 सूची 2 के साथ अगर आप मिलान कीजिएगा तो इसका सही जवाब होगा, चलिए मिलान करते हैं। बाबर का संबंध जो है वो है जामा मस्जिद संभल से। हुमायूं का संबंध जो है वह है दीनपनाह से। अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का इत्माउद्दौला का मकबरा से, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। बाबर का संबंध जामा मस्जिद से है जो संभल में है। हुमायूं का दीनपनाह से, अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का इत्माउद्दौला मकबरा, याद रखिएगा। 30 नंबर है, इमारतों और शासकों को सुमेलित कीजिए। कौन सा इमारत किस शासक के समय या किस शासक ने बनवाया था? इसका सही जवाब दीजिए। तो मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसके मतलब कि कुतुब मीनार का जो मतलब कि जो कुतुब मीनार का जो संबंध है किसके शासन से है या किसके शासक से है? कुतुब मीनार का जो संबंध है वो है इल्तुतमिश से। गोल गुंबद का मोहम्मद आदिल शाह से है। ठीक है, और बुलंद दरवाजा का जो संबंध है वो है अकबर से और मोती मस्जिद का जो संबंध है वो है औरंगजेब से। तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है डी विकल्प। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार इसका जो शासक है इल्तुतमिश है। गोल गुंबद का मोहम्मद आदिल शाह है। बुलंद दरवाजा का जो शासक है वो अकबर है और मोती मस्जिद किसके शासक में ये निर्माण हुआ था? किसके शासक के शासनकाल में? तो औरंगजेब। ठीक है, 31 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी खानवा का युद्ध, इसके बाद चौसा का युद्ध, कनौज का, इसके बाद लास्ट में आएगा तालीकोटा का युद्ध। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चौसा का 1539, कनौज का 1540, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। 32 नंबर सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है इसका अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है, इसका अकबर ने। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है इसका शाहजहां ने। और एक मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, याद रखिएगा।
33 नंबर है मुगल काल में मौलिम था। मुगल काल में मौलिम क्या था आपको मालूम होगा। मुगल काल में जो मौलिम थे, नेविगेटर जो थे, एक कर्मचारी थे। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र के सहायता से वह तारों और सूर्य की जो तारे हैं और इन तारों और इन सूर्य की स्थिति का पता लगाकर वह अपने जहाज के सही स्थिति में होने का पता लगाता था। तो डी उत्तर के कुछ निकट, जो इसमें विकल्प डी दिया गया है, इसके कुछ निकट उत्तर हैं, किंतु सही सटीक नहीं उत्तर है, यानी सही जवाब नहीं दिया गया एक जहाज है जो कि एक मौलिम जो होते थे, एक नेविगेटर होते थे, एक कर्मचारी होते थे, न कि जहाज। तो विकल्प जो सटा हुआ है, जो नजदीकी है, वो है आपका डी ऑप्शन। 34 नंबर है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। बंजारे जो थे वो याद रखिएगा, यह प्रश्न जो बहुत बार पूछा जा चुका है। बंजारे का जो संबंध है वो है व्यापारी से। बंजारे जो थे मध्यकाल में व्यापारी थे। बंजारा शब्द का उद्गम संस्कृत शब्द वाणिज्य से हुआ है। वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार, उससे बना वाणिक अर्थात व्यापारी बनिया। व्यापार करने वालों को बंजारा कहा गया है। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाती रही जिसका मुख्य व्यवसाय व्यापार रहा। एक स्थान से सामानों को बैलों की पीठ पर लादकर उसे दूसरे स्थान पर पहुंचाना, उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता रही है। ठीक है। 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए सही जवाब होगा डी ऑप्शन। जरीब का संबंध एक प्रकार का कर से दिया गया है। शेरशाह सूरी के द्वारा तांबे के सिक्के, जिसे तांबे के जो सिक्के थे इसको दाम कहते थे, यानी तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। मुगल काल में 1 रुपया यानी चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह और सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। वे जनपद के सभी पटेलों के जो सभी पटेल थे इनके ये प्रमुख होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप के लिए प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार आपका सही विकल्प जो होगा डी, जो कि युग्म जो है डी युग्म सुमेलित नहीं है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सिख संप्रदाय के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पेज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए वो हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके जो घटना चक्र पीडीएफ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है। आप वहां से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं या आप वहां से भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।